हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लास मेरठ। जे क्लास परिवार में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। आपको कंक्रीट में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंक्रीट के बारे में, अलग अलग उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। बेसिकली मैंने बताया था कि हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, यानी कंक्रीट क्या था, मिक्सचर था सीमेंट का, एग्रीगेट का, वाटर का। तो हमने एक यूनिट वाइज बनाया कि यूनिट फर्स्ट में हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा, सेकेंड यूनिट में हमने किसके बारे में डील किया था, एग्रीगेट के बारे में डील किया था। और उसी में हमारे अभी दो टेस्ट बचे हुए थे कोर्स एग्रीगेट के। हमने फाइन एग्रीगेट की बात की थी, हमने कोर्स एग्रीगेट की भी बात की थी। हमारे कोर्स एग्रीगेट में हमारे दो टेस्ट जो बचे थे, हमारे ग्रेवल के, हमारे पत्थर के, वो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे देखने हैं। उसमें हमने कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात हुई थी, कैसे होता है, क्या इफेक्ट होता है, एब्रेशन टेस्ट के बारे में बात हुई थी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम यहाँ पे इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो स्टोन है, हमारा जो ग्रेवल है, जो हमारी गिट्टी है, वो इम्पैक्ट का मतलब वो कितना टफनेस उसके अंदर है। कोई अगर कोई लोड को अचानक छोड़ दिया जाए उसके ऊपर, तो वो कितना उसको क्या कर रही है, उस इम्पैक्ट लोड को सह पा रही है या नहीं सह पा रही है, इसी को हम चेक करेंगे और उसके टफनेस को फाइंड करेंगे। टफनेस यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी लोड को अचानक हम किसी एक दूरी से छोड़ दें। जैसे सपोज कि ये अगर है, ये हमारा मार्कर है, अगर इसे हम छोड़ दें तो वो अचानक कौन सा लोड होगा, इम्पैक्ट लोड पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए हमारा जो था इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट में हमने फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया था, सैंड के बारे में। कोर्स एग्रीगेट के बारे में हमने देखा। कोर्स एग्रीगेट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेवल की बात कर रहे हैं, गिट्टी की बात कर रहे हैं, जो हमारे कंक्रीट में यूज होती है। हमने ये देखा था कि हमारा जो पर्पज, इसको करते क्यों है, इसको करते हैं रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो इंपैक्ट जो होता है, इंपैक्ट लोड जो हम डालेंगे, उसमें हमारा ग्रेवल रजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है उस लोड को, यानी उसकी हम क्या करेंगे, टफनेस को टेस्ट करेंगे, टफनेस को। तो हमने ये देखा कि इसके लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत थी कुछ। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल स्टील कप को ले लिया जिसकी डाया कितनी थी, 102 mm, और इसकी जो हाइट थी या डेप्थ थी वो 50 mm थी। हमने सीव को लिया, कितने सीव को लिया, 3 सीव को लिया, सीव 1, 2 और 3 को लिया। हमने देखा कि सीव फर्स्ट सेकेंड थर्ड को लिया। फर्स्ट की जो हमारी उसकी साइज कितनी थी, 12.5 mm थी। दूसरी कितनी थी, 10 mm थी। तीसरी कितनी थी, 2.36 mm इसकी क्या थी, साइज थी, सीव। हमने एक टेम्परिंग रॉड को लिया था, ये क्या है, टेम्परिंग रॉड, टेम्परिंग रॉड को लिया। और फिर हमने मेजरिंग एक सिलेंडर को लिया जिस जो 50 mm क्या थी, हाइट की थी या डेप्थ था उसका, और 75 mm क्या था उसका, डाया था। हमने देखा कि इतने ऑपरेटर्स की जरूरत थी हमें क्या चेक करने के लिए, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का हमें इंपैक्ट लोड को, इंपैक्ट उस पर क्या पड़ने वाला है, हम क्या करेंगे, इंपैक्ट लोड को चेक करेंगे। और इंपैक्ट वैल्यू क्या आ रही है एग्रीगेट की यानी ग्रेवल की, उसे हम यहां से चेक करेंगे। तो उसका प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। हमने क्या किया कि हमने एग्रीगेट को लिया, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीगेट का ही लेना है, एग्रीगेट का ही हमें क्या करना है, एग्रीगेट का हमें इंपैक्ट लोड फाइंड करना है, उसकी वैल्यू, इंपैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि उसकी कितनी इंपैक्ट वैल्यू है। जैसे हमने क्या कहा कि हमने प्रोसेस, हमने कहा कि प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या लिया, एग्रीगेट को लिया, और हमने इसे मेजरिंग सिलेंड्रिकल जो है ये सिलेंडर, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, ये क्या है, चालनी है, यहां से हमने एग्रीगेट को क्या किया, स्टूडेंट ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ईजी है, टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है।
आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से इंपैक्ट लोड कैसे टेस्ट होता है, यानी स्टोन की टफनेस कैसे टेस्ट होती है, उसको आप यहां से देख सकते हैं। हमने क्या किया कि एग्रीगेट को क्या किया, एक चल इसमें हमने चलनी डाल दिया, चलनी है यहाँ पे 12.5 mm, यहाँ 10 mm और यहाँ पे 2.36 mm की क्या थी, चलनी इसमें लगा दिया हमने 3 लेयर में। अब हमने क्या किया कि इस एग्रीगेट को क्या किया, इस चलनी में डाला, यानी इस सिलेंड्रिकल में जिसमें 3 चलनी थी हमारी, हमने इसमें जब डाला तो 12.5 mm से जो सीव यहां से क्या हुई, पास हो गई, यानी 12.5 से mm से हमारी जो एग्रीगेट थी पास हो गई और 10 mm पे क्या हो गई, रुक गई, यानी रिटेन हो गई। रिटेन मीन्स रुक गई, यानी जो ये रुकी हुई एग्रीगेट है, इसी एग्रीगेट को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम एग्रीगेट को, इस सिलेंड्रिकल जो है इसमें क्या लगे होते हैं, सीव लगे होते हैं, जिसकी साइज जो होती है 12.5 mm, 10 mm और 2.36 mm होती है। हमने एग्रीगेट को डाला और हमने देखा कि 12.5 mm से कुछ एग्रीगेट, कुछ तो कुछ पास होंगे, ऐसा नहीं कि सारा हो जाएगा, कुछ रिटेन हो जाएगा, उसे हम नहीं लेंगे। हम मेजरिंग के लिए, हम इंपैक्ट लोड के लिए जो हमारी वैल्यू आएगी उसके लिए जो हम सैंपल लेंगे वो कौन सा लेंगे, जो 10 mm में रिटेन हो जाए, यहाँ पे जो रुक गई है उसी को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। और लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, लेने के बाद इसको हम मेजरिंग सिलेंड्रिकल में, मेजरिंग सिलेंडर जो है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं। जो हमारा रहता है उसमें क्या होता है कि जो हम गिट्टी लेते हैं वो बाहरी इन्वायरमेंट से हो सकता है, उसमें कुछ मॉइस्चर हो सकता है कुछ में, उसमें कुछ इंप्योरिटीज वगैरह हो, तो उसे हम क्लीन करने के बाद, यानी मॉइस्चर अगर होगा तो मॉइस्चर को यहाँ पे हम क्या करते हैं, हटाते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओवन में 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस एग्रीगेट को लेते हैं और उस एग्रीगेट को लेने के बाद पहले लेयर में, यानी फर्स्ट हमारा क्या था, ये था स्टेप, स्टेप फर्स्ट। दूसरा क्या था कि इससे जो हमारा क्या हुआ, ये सैंपल हो गया, हम कह सकते हैं ये सैंपल हमने लिया, इसको हमने क्या किया, ड्राई किया। यहां से ड्राई करने के बाद जो हमारा एग्रीगेट प्राप्त होगा, उस प्राप्त एग्रीगेट को हम मेजरिंग सिलेंड्रिकल में, सिलेंडर में 3 क्या करते हैं, लेयर में रखते हैं उसी एग्रीगेट को, लेयर फर्स्ट, लेयर फर्स्ट। जैसा ही हमने लेयर फर्स्ट को रखा, हमने टेम्पिंग रॉड से, जो हमारा ये टेम्परिंग रॉड है जो 10 mm है, जो 230 mm क्या है, लंबाई है, उससे हमने 25 बार, याद रखना है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 बार हमें इसे क्या करना है, टेम्पिंग रॉड, टेम्पिंग करना है, उसे लेके टेम्पिंग रॉड को ऐसे 25 बार हमें क्या करना है, कॉम्पैक्शन करना है पहले लेयर को। फिर हमें क्या करना है कि दूसरे लेयर को क्या करना है, दूसरे लेयर को हमें लेना है और उसे भी कितनी बार करना है कॉम्पैक्शन, 25 बार हमें कॉम्पैक्शन करेंगे। उसके बाद तीसरा लेयर, 3 लेयर में हम इसे क्या करते हैं, एग्रीगेट को 3 लेयर में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ईच लेयर, प्रत्येक लेयर को कॉम्पैक्ट करते हैं या ब्लो देते हैं। कितना देते हैं, 25 टाइम, यानी 25 बार। 25 बार हम क्या करते हैं, टैंपिंग करते हैं। और हमने देखा कि अभी एक लेयर और, क्योंकि मैंने बताया कि 3 लेयर में होना चाहिए, 3 लेयर में, लेयर थर्ड, यानी लेयर फर्स्ट को 25 बार टैंपिंग किया, सेकेंड को भी 25 बार टैंप किया और थर्ड को भी क्या किया, 25 बार हमने टैंप किया। टैंप करने के बाद कुछ ना कुछ तो एग्रीगेट टूटे होंगे, कुछ ना कुछ तो टूटे होंगे, कम ही टूटा हो लेकिन टूटा जरूर होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि इससे कॉम्पैक्शन करने के बाद, टैंपिंग करने के बाद, जब हम यहाँ पे डालते हैं एग्रीगेट को, यहाँ पे हमने क्या किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने क्या किया, हमारी जो एग्रीगेट होगी उसकी कुछ वेट होगी, हमने 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 3 kg, कुछ भी अपने से हमने क्या किया, कुछ वेट को ले लिया। तो वो हमारा क्या था, W1 था।
हमने कोई तो लिया होगा, उसको मैंने वेट कर लिया कि हमारा जो कितना है एग्रीगेट वो 1 केजी है। सपोज दैट हमारा कितना है 1 केजी, यानी हमने 1 किलो लिया हुआ है एग्रीगेट वेट करके, और इसी से हम देखेंगे कि इंपैक्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यानी उसकी एग्रीगेट की टफनेस को हम 1 किलो में चेक करेंगे। फिर हमने क्या कहा कि दूसरा कि इसने यहाँ पे लेयर फर्स्ट को 25 बार टैंपिंग किया, सेकेंड को, थर्ड को, हर बार 25-25 इसमें हमने टैंपिंग किया। टैंपिंग करने के बाद इस एग्रीगेट को हम कहां पे लाते हैं, सिलेंड्रिकल स्टील कप में डाल देते हैं। इसे हमने कहां डाल दिया, सिलेंड्रिकल स्टील कप में, बिल्कुल ऐसे डाल दिया। ये हमारे क्या है, एग्रीगेट है, हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद इंपैक्ट कब होगा, जब उसके ऊपर कोई लोड, सडन लोड आएगा। लोड के लिए हमें इसे मेजरिंग मशीन में ले जाना होगा। मेजरिंग मशीन में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पे एक बार में 1 सेकेंड में 1 ब्लो की स्पीड से क्या करेंगे हम, यानी 1 सेकेंड में 1 ब्लो करेंगे, 1 इंपैक्ट लोड डालेंगे। इस तरह से हमें कम से कम 10 बार क्या करना है, इंपैक्ट लोड को हमें क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। कितनी बार करना है, कम से कम हमें इसमें 10 बार हम क्या करेंगे, इसमें ब्लो देंगे। 10 से 15 बार हम क्या करेंगे, इसमें ब्लो देंगे। यानी 10 से, इसमें हमने क्या किया कि 15 टाइम हमने ब्लो किया। हमने क्या किया, 15 टाइम हमने क्या किया, इंपैक्ट लोड को क्या किया, इंपैक्ट लोड अप्लाई किया। 1 सेकेंड में 1 ब्लो हम कह सकते हैं, या इंपैक्ट लोड, यानी 1 सेकेंड में हमने 1 ब्लो को क्या किया, इंपैक्ट लोड को अप्लाई किया, और हमें कम से कम 15 बार किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, 15 बार इसमें क्या किया, इंपैक्ट लोड को अप्लाई किया। अप्लाइड करने के बाद इसमें ऊपर से हमने क्या किया, लोड को अप्लाई किया, इंपैक्ट लोड को। ये कौन सा लोड है, इंपैक्ट लोड। उसके बाद हमने ये देखा, इस सिलेंड्रिकल स्टील कप को हमने क्या किया, मेजरिंग जो हमारा इंपैक्ट मशीन होती है, आपने लैब में देखा होगा, इंपैक्ट टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में मशीन होती है, जिसमें इंपैक्ट लोड को क्या करते हैं, 1 सेकेंड में 1 ब्लो की रेट से हम 15 टाइम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। और उसके बाद इसे 2 पॉइंट, इसको ले जाके हम कहां पे करते हैं, इस चालनी में क्या करते हैं, चाल देते हैं। 2.36 mm सीव में हम इसे क्या करते हैं, चाल देते हैं। चालने के बाद जो छोटा पार्टिकल होगा, जो क्रस्ट पार्टिकल होगा, इंपैक्ट लोड के कारण कुछ ना कुछ पार्टिकल तो टूटे होंगे, ब्रेक हुए होंगे, उन्हें क्या करेंगे, हम वेट कर लेंगे। और वेट वो हमारा कौन सा होगा, W2 कहलाएगा। वो क्या होगा, W2 कहलाएगा। W2 की वैल्यू हो सकती है कि 100 ग्राम ही क्या हो, पास हुआ हो, बट कुछ ना कुछ वैल्यू तो पास हुई होगी। और हमने लिया कितना था, 1 केजी लिया हुआ था। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंपैक्ट वैल्यू फाइंड करना है। टू एवेल्युएट द रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड ऑफ एग्रीगेट या टफनेस ऑफ एग्रीगेट, तो हम कह सकते हैं टफनेस या इंपैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट क्या होगा, एग्रीगेट क्या होगा, W2 अपॉन W1। W2 क्या था, एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट पास थ्रू 2.36 mm सिव। यही तो हमारा W2 था। हमने 2.36 mm सिव से हमने इस क्या किया था, पास करा दिया हमने एग्रीगेट को, जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, और उसको हमने वेट कर लिया। तो हमने क्या दिया कि वेट ऑफ एग्रीगेट पास थ्रू 2.36 mm सिव अपॉन टोटल एग्रीगेट, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। ये क्या था, W1, इसको हम W1 बोल दिए, इसको हमने W2 बोल दिया। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 कर दिया। तो यहां से हमें क्या निकल गई, टफनेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि हमारे एग्रीगेट की टफनेस वैल्यू कितनी आ रही है।
तो ये प्रोसीजर क्या है कि बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इसको आप रटने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, रटने की एक चीज जरूरत है कि 12.5 mm ये जो हमारे डाटा है, इसकी डेप्थ कितनी होती है, इसकी डाया कितनी होती है, टैंपिंग रॉड कितने एमएम का होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। कंपिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि हमारा जो ये टैंपिंग रॉड है उसकी कितने एमएम की डाया होती है, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, चार ऑप्शन देगा, आपको सही उसमें बताना होगा। इस तरह से क्वेश्चन क्या होंगे हमारे कंपिटिटिव में आ जाएंगे। और हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिप्लोमा सेमेस्टर के लिए, वो पूछ लेगा कि इंपैक्ट लोड ऑफ एग्रीगेट कैसे करते हैं, उसका सचित्र वर्णन करिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर आप लिख देंगे तो फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। एक लोड हमारा एक टेस्ट और बचा हुआ है, वो कौन सा टेस्ट था? वो हमारा टेस्ट था, एक टेस्ट अभी हमारा बचा हुआ था, वो कौन सा टेस्ट बचा हुआ था? क्रसिंग टेस्ट। क्रसिंग टेस्ट हमारा भी बचा हुआ था। क्रसिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। क्रसिंग टेस्ट का मतलब क्या है यहां पे देखना पड़ेगा। हमने बताया था कि कोई व्हीकल जा रही है, सपोज ट्रक जा रही है, बड़े बड़े व्हीकल जा रहे हैं, कोई बस जा रही है, कोई हाईवा जा रही है, तो हमने देखा कि जो हमारा एग्रीगेट होता है, जो हमारा यूज होता है रोड में, उसके ऊपर एक कंप्रेसिव लोड आता है। कंप्रेसिव लोड का मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लेयर है, इसके ऊपर कोई व्हीकल जा रही है तो इसके ऊपर से एक लोड आता है। ये क्या करता है, ऊपर से लोड लगाता है, ये ऊपर से, ये नीचे से, उसके बीच में क्या करता है, एक ये एग्रीगेट को हम कहते हैं कि कहीं क्रश। क्रश का मतलब यहां पे है टूट जाना, क्रशिंग का मतलब यहां पे है टूटना। हम ऐसा कहीं एग्रीगेट तो नहीं यूज कर रहे हैं जो हमने यूज तो कर लिया, बाद में पता चला कि जैसे ही उस पे कोई हैवी व्हीकल गई, वो क्या हो गया, क्रशिंग हो गया, क्रश में टूट गया। क्रशिंग मतलब टूट जाना। इस टेस्ट को हम देखते हैं कि क्या कैसे करेंगे, टू रजिस्ट द क्रशिंग स्ट्रेंथ। हम क्या करेंगे, इसका हम टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीव लेते हैं। इसको करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमने जैसे देखा था सेम इंपैक्ट लोड में सेम वही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, बस थोड़ा सा। हमने क्या किया कि हमने एक हमने ये क्या किया कि हमने पहले सीव लिया, सीव। ये कितने एमएम की थी, 12.5 एमएम की। सेम वैसे ही ये हमने सीव लिया, ये कितने एमएम की थी, 10 एमएम की थी। फिर हमने एक सीव लिया था 2.36, 2.36 mm सीव की। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हमने टेम्पिंग रॉड लिया था, ये ये वहां पे 10 mm था, यहाँ पे 16 mm फाई का रहेगा, और ये कितना इसका लेंथ रहेगा, 60 mm। हमने क्या किया, एक टेम्पिंग रॉड लिया, टेम्परिंग रॉड, रॉड को लिया, हमने क्या किया, सीव को लिया, और हमने क्या किया, प्लंजर को लिया। इस तरह से हमने क्या किया,
एक प्लंजर को लिया, प्लंजर को लिया और हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारा जो हमने जो प्लंजर लिया उसके बाद हमने क्या किया, प्लंजर लिया उसके बाद हमने एक मोल्ड लिया स्टील का, ये हमने 15 mm का लिया और ये हमारा 15.2 mm का था, का डाया का था, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, इसमें डालना है और उसके बाद क्या करना है, इसमें कंप्रेसिव लोड को अप्लाई करना है, यही तो करना है हमने। कंप्रेस में इसको कंप्रेस करके देखेंगे कि ये कितना क्या कर रहा है, ये कितने रेट ऑफ लोडिंग लगाएंगे, इस पे लोड लगाएंगे, लोड को हम कैसे लगाएंगे, इस प्लंजर को इस पे करके, क्योंकि ये छोटा रहेगा तभी तो इसके अंदर आएगा, तो हमने ये किया। अब हमने क्या किया कि इस प्लंजर को हमने क्या किया, इसमें करेंगे और इसका जो डेप्थ रहेगा वो 13.14 रहेगा। अब हमने क्या किया कि हमने एग्रीगेट को लिया, हमने किसको लिया, एग्रीगेट का ही तो चेक करना है, हमने एग्रीगेट को लिया और एग्रीगेट को लिया, एग्रीगेट को हमने यहां क्या था 12.5 MMCU, ये 10 MMCU और ये हमारा 2.36 MMCU था, यही सीव था। हमने क्या किया, एग्रीगेट को इसमें डाला, एग्रीगेट को इसमें डालने के बाद 12.5 mm से जो एग्रीगेट पास हो जाए, यानी यहां से तो पास हो रहा है और 10 mm में क्या हो जाए, रिटेन हो जाए, इस रिटेन जो हमारा एग्रीगेट होगा, इसी एग्रीगेट को हम क्या करना है, हमें इसी का हमें क्रॉसिंग स्ट्रेंथ चेक करना है। हमने देखा कि जब हमने एग्रीगेट को लिया यानी W1 को लिया, हमने वेट कर लिया, W1 को हमने क्या किया, वेट कर लिया, उसके बाद हमने इस 10 mm को हमने क्या किया, लिया और इसे हमने इस जो स्टील सिलेंडर है, स्टील सिलेंडर, इसमें हमने क्या किया, इस 10 mm जो हमारा इसमें पास हुआ था 12.5 से, इसे हमने क्या किया, 3 लेयर में यानी 3 पार्ट में यहां पे क्या किया, सेम यहां पे फिर से हमने इसे 3 पार्ट में क्या किया, ये था हमारा फर्स्ट लेयर, फर्स्ट हमने क्या किया, उसे क्या किया, 3, ये हमारा 3 जो है, ये जो हमारा क्या होता है, 3 इसको क्या किया हमने लेयर में फिर से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया और हमने 25 बार यहां पे भी कॉम्पैक्शन किया। सेम प्रोसीजर वही है जो हमने इंपैक्ट में देखा था, वही प्रोसीजर हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, क्रशिंग में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 25 बार हमने क्या किया, इसे कॉम्पैक्शन किया, कॉम्पैक्शन किया, फिर हमने यहां पे रखा लेयर 2, हमने 2 बार हमने स्टेप लेयर सेकेंड में क्या देखा, हमने यहां पे भी क्या किया, कॉम्पैक्शन किया, कितना कॉम्पैक्शन किया, 25 ब्लू, 25 बार किया हमने, यहां पे भी कितने mm, 25 mm हमारे 5 जो हमारा था टेम्परिंग रॉड, इस रॉड से हमने क्या किया, इस पे कॉम्पैक्शन किया। हमने कॉम्पैक्शन करने के बाद हमने ये देखा, कॉम्पैक्शन करने के बाद हमने ये देखा यहां पे कि यहां पे कि थर्ड लेयर को भी सेम किया, उसके बाद हमने क्या किया, इससे निकाल के, यानी ये क्या था हमारा एग्रीगेट था, उसको हमने कॉम्पैक्शन किया, 3 लेयर में किया, 25 बार ब्लो किया, 3 लेयर में किया, ईच लेयर को, प्रत्येक लेयर को हमने 25-25 बार क्या किया, कॉम्पैक्शन किया और टेम्परिंग रॉड से जो 60 mm लंबा था, 16 mm क्या था उसकी डाया थी, उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक सिलेंड्रिकल नुमा, इसे हम इस सिलेंड्रिकल, ऐसा सिलेंड्रिकल होता है, ये सारा जो टेस्ट हम करते हैं, इसकी जो डाया होती है, जो ये जो हम लेयर में करते हैं वो 18 mm होती है, ये जो होती है ना ये 13.14, ये इसके बाद हम इसमें लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं
कि ये क्या है, मेजरिंग स्टील सिलेंड्रिकल, यानी ये 18 mm क्या होती है, 18 mm होती है। 18 mm मैंने क्यों बोला, 6 करके इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 6 mm क्या है, लेयर फर्स्ट, उसको 25 बार किया, इसीलिए इसको हमने 18 mm से 18 mm लेते हैं, ताकि इसको डिवाइड करके क्या करते हैं, आसानी से 6 में डिवाइड कर लेते हैं। और हमने क्या किया, अब ये तो कंपैक्शन हो गया, अब इसे उठा के इस स्टील सिलेंडर में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, इसको डाल दिया। डालने के बाद हमने क्या किया, हमें क्रश करना है, यानी इस प्लंजर को यहां पे ऐसे ऐसे रख देते हैं। इस प्लंजर को हमने यहां पे रखा और ऊपर से इसमें क्या किया, कंप्रेस किया। ऊपर से हमने इसमें क्या किया, कंप्रेस लोड को क्या किया, हमने अप्लाई किया। और हमने देखा यहां पे हमने अप्लाई किया, और जो हमारा लोड था वो कितना था, जो इस पे तो कुछ लोड होगा, ये लोड है, यानी ये जो लोड था वो हमने 4 किलो न्यूटन पर मिनट की रेट से हमने क्या किया, अप्लाई किया। 4 किलो न्यूटन पर mm पर किलो न्यूटन पर मिनट के रेट से हमने क्या किया, लोड को अप्लाई किया। और इस लोड को कब तक अप्लाई करना है, 10 मिनट तक। 10 मिनट तक हमें क्या करना है, इस लोड को अप्लाई करना है, यानी 40 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन तक हमें क्या करना है, लोड को इसमें क्रश करना है, लोड को अप्लाई करना है। करने के बाद ये हमारा जो एग्रीगेट है, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके पार्टिकल टूटेंगे। टूटने के बाद इसे हम इसमें 10 मिनट तक हम करेंगे, यानी 40 किलो न्यूटन लोड इसमें अप्लाई करने के बाद इस जो एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट को सीव करेंगे। सेम कैसे, इसमें इस एग्रीगेट को हम 2.36 mm सीव से हम क्या करेंगे, पास कराएंगे। जो एग्रीगेट पास हो जाएगा वही क्या होगा, उसकी जो पास हो जाएगा वो उसकी W2 वेट होगी। उसके बाद हम निकाल लेंगे क्रशिंग वैल्यू। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्रशिंग वैल्यू, यानी क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट क्या होगा, सेम W2 अपॉन W1, ये क्या था, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट, और W2 क्या था, वेट ऑफ एग्रीगेट पास थ्रू 2.36 mm सिव, यानी जो W2 था उसे W1 से जब हम डिवाइड कर लेंगे तो उससे क्या है कि हमारी क्रशिंग वैल्यू आ जाएगी। एग्रीगेट के लिए क्रशिंग वैल्यू हमें कुछ बताया गया है, गाइडलाइन हमारे पास है कि हमारा जो कुछ गाइडलाइन है, गाइडलाइंस को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और हमने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट जो होगा, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट यानी काफी मजबूत एग्रीगेट है, तो उसकी जो हमारी क्रशिंग वैल्यू है वो 10% से क्या होनी है, कम होनी चाहिए। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट होगा, यानी बहुत मजबूत अच्छा एग्रीगेट होगा, उसकी क्रशिंग वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 10% से कम होनी चाहिए, 10% से कम होनी चाहिए। जो सरफेस कोर्स में हम यूज करते हैं, सरफेस कोर्स में जो हम यूज करते हैं, सरफेस कोर्स में कोई रोड बनता है तो हमने देखा कि हमने सरफेस कोर्स पे क्या करते हैं, हमने गिट्टी प्रोवाइड कराते हैं जिस पे व्हीकल क्या करती है, रन करती है। जो सरफेस कोर्स के लिए जो हमारी वैल्यू होती है वो 30% से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। यानी ये किससे लेस होनी चाहिए, ये 30% से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। क्रशिंग वैल्यू को हमने निकाला, गुणे अगर 100 कर देंगे तो ये क्या होगा, परसेंटेज में आ जाएगा हमारी वैल्यू। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा
क्रशिंग स्ट्रेंथ, हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हमारा इम्पैक्ट जो आ रहा था, टफनेस, यानी इम्पैक्ट का मतलब टफनेस ऑफ एग्रीगेट, और हमने देखा क्रशिंग वैल्यू हमारी कैसे आ गई, यहां से निकल के आ गई, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी से दोनों टेस्ट को कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कई टेस्ट के बारे में एग्रीगेट के पढ़ा, जो कि एक दो एग्रीगेट के टेस्ट जो है हमारे कंपटीशन में तो आते ही हैं, हमारे सेमेस्टर में जरूर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सेमेस्टर के लिए एज वेल एज कंपटीशन के लिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है ये कि ईजी है। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने बात किया था कि कंक्रीट क्या होता है, मिक्सचर होता है सीमेंट का, एग्रीगेट का और वाटर का। हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया पहले यूनिट में, हमने एग्रीगेट के बारे में हमने दूसरे यूनिट में पढ़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वाटर का यूनिट नहीं है, बट यहीं पे हम डील कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा वाटर होता है वो हमारे कंक्रीट में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। कैसे करता है इसको हम फर्दर अगले यूनिट में देखेंगे वाटर सीमेंट रेशियो में, बट यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि ये वाटर जो होता है इसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा किस नेचर का होना चाहिए। इसके पीएच की बात करें तो ये क्या होता है, ये इसकी पीएच वैल्यू 6 से 9 के बीच में क्या होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से कम क्या होनी चाहिए, वैल्यू इसकी नहीं होनी चाहिए पीएच की। वाटर क्या है, वाटर उसमें कोई सॉल्ट वगैरह सॉल्टी नेचर का नहीं होना चाहिए, कोई उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, ग्रास वगैरह नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होने चाहिए, सी वाटर हम यूज नहीं करते। और इस तरीके से क्या है कि वाटर हमारा क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, जो हम ड्रिंकेबल वाटर हम जो पीते हैं वाटर उस नेचर का होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। इससे हमारा कंक्रीट में क्या होगा, अच्छी बॉन्डिंग आएगी, अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। तो हमने ये वाटर के बारे में देखा, हमने ये देखा कि 30% जो हमारा जो वाटर होता है वो 30% हम यूज करते हैं ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का जो वेट होता है उसका हम 30% क्या करते हैं, 30% हम यूज कर लेते हैं क्या, वाटर। उसका अगर 50 किलो है तो 50 किलो का 30% हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं वाटर को। यानी जो 50 केजी है, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन, थर्टी परसेंट ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के वेट का 30% हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, और 5% लेते हैं ऑफ द वेट ऑफ एग्रीगेट, ऑफ द वेट ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट के वेट का हम 5% क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ये क्या है, वाटर है। 30% लेंगे सीमेंट के वेट का और 5% लेंगे एग्रीगेट के वेट का। अगर हमारे एग्रीगेट में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो हम इस परसेंटेज को 20% तक क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा परमिसिबल सॉलिड्स के बारे में। अगर हम बात करें परमिसिबल सॉलिड्स की बात करें, हमारे वाटर में क्या होते हैं, कई परमिसिबल सॉलिड्स, कई ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, सल्फेट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉलिड्स होते हैं। तो ये हमारे वाटर में कितनी मात्रा में होती है, इस मात्रा को भी जानना जरूरी है। जैसे हमने देखा मैक्सिमम परमिसिबल सॉलिड्स इन वाटर, और यहां पे क्या है, जैसे हमने बात किया ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ये हमारे वाटर में 200 मिलीग्राम
पर लीटर, यानी 1 लीटर में ये 200 mg पर लीटर क्या होते हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात किया हमने, इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं, सब्सटेंस कितने होते हैं 3000 mg पर लीटर। यानी यहां पे है क्या, यानी 1 लीटर पानी में 200 मिलीग्राम क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्या है परमिसिबल है, इससे ज्यादा नहीं है, इतने होनी चाहिए। ये क्या है सॉलिड्स, ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे 3000 केजी पर लीटर होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें सल्फेट की, सल्फेट ये हमारे वाटर में 400 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी ये मैक्सिमम है। ये हमने क्या लिखा है, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि सल्फेट कितने होने चाहिए, 400 mg पर लीटर होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा क्लोराइड, क्लोराइड हमने देखा, क्लोराइड, क्लोराइड जो है हमारा वो प्लेन कंक्रीट के लिए कितना होता है 2000 mg पर लीटर होता है, और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए 500 mg पर लीटर। और हमने देखा कि प्लेन, प्लेन मतलब जिसमें रेनफोर्स्ड ना हो, मतलब कंक्रीट में एग्रीगेट है, सीमेंट है, वाटर है, बट रेनफोर्स्ड नहीं है, तो वो प्लेन कंक्रीट होता है। उसमें हमारा जो परमिसिबल सॉलिड्स होंगे वो 2000 mg पर लीटर होने चाहिए, बट रेनफोर्स्ड में सिर्फ 500 mg पर लीटर से होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद हमने बात किया सस्पेंडेड सब्सटेंस, सस्पेंडेड सस्पेंडेड सब्सटेंस जो हमारे कंक्रीट में होने चाहिए, यानी सॉरी वाटर में जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए 2000 mg पर लीटर। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स है, हर एवरी ईयर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, हर बार इसमें से कोई ना कोई पूछ देगा कि सल्फेट के लिए मैक्सिमम परमिसिबल सॉलिड्स की वैल्यू कितनी होती है इन वाटर में, तो हम क्या करेंगे 400 बताएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दें, आप इसको कॉपी में लिखें, अच्छे से लिखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम क्या है हमारा पास में आने वाले हैं, और अच्छा स्कोर गेन करने के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा क्या हुआ, सीमेंट के बारे में हमने डील कर लिया, हमने एग्रीगेट के बारे में डील कर लिया, हमने वाटर के बारे में डील कर लिया। अब नेक्स्ट यूनिट में हम कंक्रीट के बारे में ही पूरा एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट, अभी तक तो हम उसके कंपोजिशन की बात कर रहे थे, हम उसके मटेरियल की बात कर रहे थे कि नहीं सीमेंट से बना है, एग्रीगेट से बना है, वाटर के बारे में बना है, लेकिन अगले यूनिट से, अगले जो हमारा यूनिट 3 होगा उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक कंक्रीट के बारे में हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा यूनिट पढ़ेंगे, कंक्रीट का हम पूरा यूनिट में डील करेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, डफ अब्राहम ने अपना क्या उसमें दिया था, उनका प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने क्या रिसर्च किया और क्या बताया, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला यूनिट। तो आप जितने भी हमारे यूनिट होते जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और इस तरीके से आप एक अच्छा मार्क्स क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर ले, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।